नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज इधर बीच तो थोड़ा गैप हुआ। उससे पहले मैं जो पढ़ा रही थी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही टॉपिक्स थे। उसमें मैंने एक्शन रिसर्च को भी बताया था। तो कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के इधर बीच कंटिन्यूस टॉपिक को मैं देखूंगी क्योंकि मुझे भी पढ़ने का मन है और आप सभी को भी। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इस पे आपको जानना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का। अच्छा, जो सुनने वाले लोग हैं, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि कई किताबों में रिसर्च मेथोडोलॉजी में ना बहुत है, द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कभी कभी। जैसे कई किताबों में अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, किसी ने कुछ छोड़ा है कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है कुछ छोड़ा है, ऐसे वाली चीज़ें। तो बेसिकली मैं ये जो बनाई हूँ वो क्रेसवेल की बुक है। उनका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड, इस पे उनकी बुक है। बहुत अच्छी किताब है। उससे लेकर के मैंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी पे किया है। और बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, सब में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब उनके रिसर्च मैथोडोलॉजी वाले पार्ट में तो ये होना ही होना है। एंड स्पेशली जो DU का सिलेबस है उसमें भी UG में ये टॉपिक आया हुआ है और रिकमेंडेड बुक में ही क्रेसवेल है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब एक कहा जाता है रिकमेंडेशन है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये देखना ही है आपको। तो मैं अब इस तरह से ये मेथोडोलॉजी के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको मैं लेकर के इधर बीच वीडियो बना भी रही थी, थोड़ा गैप हो गया और अब फिर ये वीडियोस मैंने अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़ को जानने से पहले हम सोशल रिसर्च प्रोसेस को देखेंगे कि हम सोशल रिसर्च करते कैसे हैं। ठीक है, वो एक दो और वीडियो मैंने बनाया है। एक हम लोग समरी देखते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन होता है, मतलब हम सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअल में हमें किस पे स्टडी करना है। प्रॉब्लम डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हमें रिसर्च डिज़ाइन पे को सेलेक्ट करना होगा। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताई है कि हमारा कैसा होता है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें, एक्सप्लेनेटरी, ये सारा। तो रिसर्च डिज़ाइन हमारा कैसा होना चाहिए। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम टूल्स, टेक्निक्स, ये मेथोडोलॉजी, मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो सब रिसर्च डिज़ाइन में भी आएगा। ठीक है, मतलब रिसर्च डिज़ाइन में टूल, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, मेथड, ये सारी चीज़ें मिल करके रिसर्च डिज़ाइन का ही पार्ट है। तो किस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे हम? प्राइमरी डेटा कलेक्शन अगर कर रहे हैं तो इंटरव्यू शेड्यूल के थ्रू करेंगे, क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे, ये सारी चीज़ें हम तय कर लेते हैं। फिर डेटा कलेक्शन को भी हम लेते हैं, कहाँ डेटा कलेक्शन करने जाना है, हमारे रिस्पॉन्डेंट्स कौन होने चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्डेंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, और उस संख्या को ज्ञात करने के लिए भी बहुत सारे सैम्पल टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सब हमें पता होना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस, फिर जो हमारे पास डेटा आ गया दैट इज़ रॉ डेटा, वो रॉ डेटा होगा, उसको फाइनल हम एनालिसिस करें, टैब्यूलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड देन रिपोर्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो मिल करके सोशल रिसर्च प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशंस को देखा जाए तो इट में साउंड सिंपल बट ऑफन इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, है ना। किसी को रिसर्च करना होता है, जैसे आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह अप्लाई करना होगा तो एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि हम प्रॉब्लम किसे ले, मतलब हम किस पे स्टडी करें, क्या स्टडी करें। तो देखने में और सुनने में बड़ा सिंपल है कि प्रॉब्लम को हम, पर इसको डिफ़िकल्ट है डिफाइन करना, इसका सिलेक्शन डिफ़िकल्ट है। In the socio-development scenario, it is even more challenging to lay down the problem area as
कंट्रोलेबल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। आपको मैंने पहले भी समझाया है कि साइंस में तो फिर भी इजी है, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोलिंग पावर होता है, बट सोशल साइंसेस चूंकि ह्यूमन के एक्शन की स्टडी है, ठीक है, तो उस पर हमारा तो कंट्रोल होता नहीं है। ह्यूमन एक्शन अभी कुछ है, 10 मिनट में कुछ हो जाएगा, 5 मिनट में कुछ हो जाएगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि नॉन कंट्रोलेबल एक्सट्रेनियस फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में कैसे सही स्टडी की जाए, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट माना जा सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं। फिर है, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को आज पढ़ेंगे। ओके, तो व्हेन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विद द नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। एक सिंपल पहले बाइफर्केशन है कि क्वालिटेटिव जो डेटा होते हैं वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स को डील करते हैं। जैसे एज हमारा हो गया, वो नंबर में काउंट होता है, इनकम जो है वो नंबर में काउंट होता है, और क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो वर्ड और मीनिंग्स में काउंट होता है। ठीक है, मतलब कुछ शब्द होते हैं और उसके अर्थ निकलते हैं। अगर हमको सिंपल समझना हो तो इस तरह से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को आप समझेंगे। ओके, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। दोनों की ही ज़रूरत है हमें अलग अलग तरह के ज्ञान प्राप्ति के लिए। मतलब सोसाइटी में अगर इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं उस नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए। और बेसिकली सोशल मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम इसको दो मेजर पार्ट में बांटते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव जो सेकेंड वन वाला है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपको मैंने बताया जो वर्ड और उसके मीनिंग्स से डील करता है, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स को डील करता है। दोनों ही का ही अपना इम्पॉर्टेंस है। अब पहला हम लोगों ने शुरू किया क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नाम से ही समझ में आ रहा है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर एंड ग्राफ्स। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम नंबर और ग्राफ्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ठीक है, इसे हम नंबर और ग्राफ्स में, यहां लिखा है कि हम इसको नंबर और ग्राफ्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज एंड एजम्पशंस। देखिए, जो ऑलरेडी थ्योरी एस्टैब्लिश्ड है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको फिर से चेक करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज एंड एजम्पशंस। जो भी एजम्पशंस सोसाइटी में पाए जा रहे हैं, जो भी थ्योरीज एस्टैब्लिश्ड हैं, उसके कंफर्मेशन के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश जनरलाइजेबल फैक्ट अबाउट अ टॉपिक। अब देखिए, जनरलाइजेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय हाउ रिप्रेजेंटेटिव योर सैंपल इज ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब है कि हम जो भी ऑलरेडी थ्योरीज एस्टैब्लिश्ड है वो कितना जनरलाइज्ड है, वो उस पे हम बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम काम करते हैं। लेकिन लिखा है कि जनरलाइजेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय हाउ रिप्रेजेंटेटिव योर सैंपल इज ऑफन टू द टारगेट पॉपुलेशन, कि आपने जितना सैंपल लिया है वो आपके पॉपुलेशन को कितना करीब तक टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आप मान लीजिए कि कोई स्टडी करने जा रहे हैं, वो आप स्टडी करने जा रहे हैं स्लम एरिया में विमेन का कंडीशन। ठीक है, आप, चूंकि मैं बनारस में रहती हूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बनारस में कई सारे स्लम एरिया हैं। पहले आप उसका सिलेक्शन करेंगे। अब स्लम एरिया के भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और आपको उसमें विमेन कंडीशंस को देखना है, तो स्लम एरिया का ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसमें विमेन पॉपुलेशन को आपको मतलब एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। विमेन पॉपुलेशन का भी मान लीजिए 1000-2000 जनसंख्या है किसी एक स्लम एरिया में, तो उतने विमेन पे तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको ऐसी उतनी विमेन्स को लेना है जो कि पूरे टारगेटेड पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं से समर्थन दे सके,
इसको कहा जाता है जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है, सामान्यीकरण। हम किस तरह से उस सैंपल साइज को सभी पे सामान्यीकृत कर सके, इस तरह से। ओके, आगे आप देखिए, अब यहाँ पर मैंने जनरलाइजेशन का एक उदाहरण लिखा है कि मान लीजिए आप अपने शहर के लोगों की खरीदारी की आदतों की जांच करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप जानना चाहते हैं कि आपके जो शहर के लोग हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कैसी है। आप एक शॉपिंग स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और राहगीरों से अचानक पूछते हैं कि क्या वे आपके सर्वेक्षण के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। क्या वे आपके शहर के सभी लोगों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं? शायद नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपके अध्ययन को सामान्यीकरण योग्य नहीं माना जा सकता, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि एक शॉपिंग स्ट्रीट के मेन जो एंट्रेंस है वहां पर अगर आप खड़े हैं और जो लोग आ रहे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या सर्वे देंगे, और आप उनसे जो भी सर्वे ले रहे हैं तो क्या वो पूरे शहर के लोगों पे वो जो आंसरिंग होगा वो फिट बैठेगा। तो सामान्यीकरण इस बात से निर्धारित होता है कि आपका नमूना लक्षित जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आप जो सैंपल साइज ले रहे हैं, मतलब आपको कितने रिस्पोंडेंट पे करना है, क्या वो पूरे यूनिवर्स पे जो आप ले रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये जनरलाइजेशन है। तो जनरलाइजेशन वह डिग्री है जिससे आप अपने अध्ययन के परिणामों को व्यापक संदर्भ में लागू कर सकते हैं। तो जितना सटीक जनरलाइजेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है ये? आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वालिटेटिव, हम लोग चूंकि क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में मेनली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज नंबर, और सर्वे विथ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारा रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है, तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज नंबर, आपको जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको नंबर के तौर पे रिकॉर्ड करना होगा। एंड क्वेश्चनर जो होगा आपका जिसपे फिल कराते हैं वो क्लोज्ड एंडेड होगा। क्लोज्ड एंडेड मतलब कि अगर आप पूछें कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं तो इतना पूछ के छोड़ना नहीं है, आपको ऑप्शन भी देना होगा कि आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं, कि ज्वाइंट फैमिली से हैं, कि आप स्टेम फैमिली से हैं। आप इस तरह से जो फैमिली के अलग अलग टाइप्स होते हैं आप वो ऑप्शन देंगे, तो वो व्यक्ति ऑप्शन पे टिक करेगा। इसको कहा जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो हमेशा क्वांटिटेटिव स्टडीज में आपको क्लोज्ड जो एंडेड क्वेश्चंस है वो करना है, ठीक है। Quantitative research is at risk for research bias including information bias, omitted variable bias, सैम्पलिंग बायस और सिलेक्शन बायस। क्या कहा जा रहा है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो रिसर्च बायसनेस पे डिपेंड करता है, मतलब वो वहाँ पर रिस्क उसके साथ हो जाता है, मतलब काम सही हो कि नहीं सही हो। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में ये वीडियो बनाई हूँ। इंफॉर्मेशन बायस मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बायस इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन की स्टडी वेरिएबल आर इनकरेक्टली मेजर्ड और क्लासिफाइड। मतलब सूचना पूर्वाग्रह एक प्रकार की त्रुटि है जो तब होती है जब प्रमुख अध्ययन चर को गलत तरीके से मापा या वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम अलग अलग वेरिएबल्स ले रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने बताया कि अगर आप स्लम एरियाज में विमेन कंडीशंस पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, उनके हेल्थ कंडीशन या उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, तो जो आपका वेरिएबल्स है स्लम एरिया, जो विमेन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, वो वेरिएबल्स जो हैं अगर आप उनको इनकरेक्टली मेजर नहीं किए तो इंफॉर्मेशन बायसनेस में आप आ जाएंगे। मतलब जो आपको सूचना मिल रही है वो आपको गलत मिल रही है, पूर्वाग्रह मिल रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं से बायस्ड हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इस तरह से उस पर रिस्क आ जाएगा। मतलब अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू स्टडी करने जा रहे हैं तो ये डिफिकल्टीज आपको
झेलनी पड़ सकती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, ओमिटेड वेरिएबल्स। ओमिटेड वेरिएबल्स मतलब occurs when a statistical model fails to include one or more relevant variables. In other words, it means that you left out an important factor in your analysis. कि जब आप स्टडी करने जा रहे हैं, आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था अगर आप उसी को मिस कर दिए तो भी आपकी स्टडी क्या आ जाएगी, आपकी स्टडी गलत हो जाएगी। इसको ओमिटेड, ओमिटेड मतलब कि अलग हो, छूट जाना, अलग हो जाना, ओमिटेड वेरिएबल्स। जैसे मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि जब स्लम एरिया के विमेन के हम सोशियो इकोनॉमिक हम स्टेटस को पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, और आप यही क्वेश्चन नहीं पूछे कि आपका घर के डिसीजन मेकिंग में कितना पावर है, ठीक है, तो इससे तो क्या होगा, उनका सोशल कंडीशन पता चलेगा, उनका घर में स्टेटस पता चलेगा। अगर वही आप मिस कर गए तो इससे जो आपका रिसर्च होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम ओमिटेड वेरिएबल्स कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी एट रिस्क बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन बायस, कि जो इंफॉर्मेशन हमें लेना है वो हम नहीं ले पाए, एक तरह सा एरर हो गया, तो इंफॉर्मेशन बायस। दूसरा, ओमिटेड वेरिएबल्स, कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो हमसे छूट गए, तो वो ओमिटेड वेरिएबल्स हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ ओमिटेड वेरिएबल्स, जो क्रेसवेल से ही शायद ये मैंने बनाया, उनमें जो एग्जाम्पल था कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पीपल्स सैलरी, अगर आप एजुकेशन का इफेक्ट लोगों के सैलरी पे देखना चाहते हैं कि एजुकेशन से सैलरी बढ़ रही है या घट रही है, आप इसका एक इफेक्ट देखना चाहते हैं। एक आम धारणा है कि इफ़ यू आर सो मच एजुकेटेड योर सैलरी शुड बी हाई, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना है, in order to correctly analyze this effect you should also include ability in your model। आपको तब इसमें एबिलिटी को भी इंक्लूड करना होगा। अगर आप देख रहे हैं एजुकेशन और उसका इम्पैक्ट सैलरी पे, तो आपको नो डाउट एबिलिटी को भी देखना होगा कि उस व्यक्ति के अंदर एबिलिटी कितना है। एबिलिटी मेक्स अ स्टूडेंट मोर सक्सेसफुल दैन देयर peers in school which may lead to a better job and a better salary after graduation। अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे ग्रेजुएशन लेवल की बात की जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी की एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने पीयर ग्रुप के लोगों से। तो अगर आपकी एबिलिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अच्छा जॉब पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा जॉब पाएंगे तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। If you don't have a trustworthy measures of ability, you may have to exclude it from your model despite knowing it is an important variable। पर आपने ability को ही अपने रिसर्च में एज अ वेरिएबल नहीं लिया तो आपका रिसर्च गलत आएगा। इसको हम कहते हैं ओमिटेड बायस, मतलब हमें लेना चाहिए था बट हम ले नहीं पाए, इसको कहेंगे ओमिटेड बायस। एक सैम्पलिंग बायस भी होता है, occurs when some members of population are systematically more likely to be selected in a sample than others। जब जनसंख्या के कुछ सदस्यों को दूसरों की तुलना में नमूने में चुने जाने की व्यवस्थित रूप से अधिक संभावना होती है। मान लीजिए कि सैंपल साइज है हमारा, सैंपल साइज में कुछ को हम कुछ का चयन करने की संभावना ज़्यादा जब हो जाए तो इसको सैम्पलिंग बायसनेस कहते हैं। इससे भी क्वांटिटेटिव स्टडी में दिक्कत होती है। क्योंकि भाई हमें ऐसे लोग को चुनना है जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, पर अगर वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और हम उससे सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो सैम्पलिंग बायसनेस आ सकती है, जिससे कि हमारे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो गड़बड़ हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ हॉथरॉन इफेक्ट क्या है? यू आर रिसर्चिंग द स्मोकिंग रेट्स अमंग बैंक एम्प्लॉयज एज अ पार्ट ऑफ स्मोकिंग कैसेशन प्रोग्राम। You collect your data by watching the employee during their work breaks. If employees are aware that you are observing them, this can affect your study's result। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपका स्टडी है कि जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका स्मोकिंग रेट अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वो कितना स्मोकिंग फ्रिक्वेंटली करते हैं, और
आप इस पे एक ऑर्गेनाइज कराए, मतलब आप इस स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के दौरान वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जान गए कि आप उन पर स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्मोकिंग का जो वो होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो कम हो जाएगा ना। वो सोचेंगे अरे ये तो मेरे ऊपर रिसर्च कर रहा है, चलो हम रोज़ 4 बार पीते थे, आज हम सिर्फ 2 ही बार पियेंगे। ठीक है, तो you make record higher or lower smoking rates than other are genuinely representative of the population under study। तो आप या तो आपके पास जो रिकॉर्ड्स आएंगे, जो डेटा आएंगे, वो मे बी रॉन्ग आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको जो ना जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं रिस्पोंडेंट, वो आपको दिग्भ्रमित भी कर सकता है, वो आपको डायलेमा भी में ला सकता है। ये तो आदत आपके अंदर भी होती होगी ना, आप जान जाते होंगे कि मेरे ऊपर फोकस किया है, तो आप उल्टा सीधा कुछ हरकत कर देते होंगे। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग बायसनेस। ये पूरा था क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बताऊंगी। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि आपको, और फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगी। तो आपको मेनली मेरे ख्याल से क्वांटिटेटिव रिसर्च पता चल गया होगा। अगले उसमें हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैं इतने पे ही इसको रोकती हूँ। प्लीज़ इस वॉल्यूम के बाद ही उसे समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च समझ में आ जाएगा। आप ध्यान रखिए। और वो ये देखिए मैटर तैयार है, बस मुझे रिकॉर्ड करके डाल देना होगा, तो वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। तो आप दोनों को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जब आप पढ़ लेंगे, तब आपका दोनों का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।